दोस्तों, मैं हूँ गायत्री पालीवाल। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैंने बहुत ही मतलब कम शब्दों में और अधिक ज्ञान देने वाले जो बातें हैं वो सारी लिख दी हैं। इसके अंतर्गत मतलब जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जितनी अधिक जानकारी मुझे मिल सकती थी वो सब मिला के मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जैसे कि वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो उसके जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य। कौन थे? आर्य। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य। तो आर्यों के मूल निवास के संबंध में निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। आर्यों के मूल निवास यानी कि मूल निवास से आप समझ रहे होंगे कि आर्यों की जो उपज थी यानी कि आर्य कहाँ से आए थे या कहाँ के थे, इनकी उपज कहाँ की थी, इनके संबंध में जो निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है वह अनेक जगहों के यानी कि भिन्न भिन्न देशों के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय सिद्धांत यानी कि यूरोप के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप था। अब यूरोप के सिद्धांत के अनुसार वो बोल रहे हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था? यूरोप। और इसका प्रतिपादन सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। और कब किया था? 1786 ईस्वी में। और कहाँ मतलब जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया है वो कहाँ का बताया गया है? यूरोप का। किस सिद्धांत के अनुसार? यूरोपीय सिद्धांत के अनुसार। तो यह आपका क्लियर हो गया? ठीक है। अब जर्मनी के प्रसिद्ध सिद्धांत मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। यानी कि जर्मनी के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, विद्वान जो है वो बोल रहे हैं, कौन? मैक्स मुलर। क्या बोल रहे हैं कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, अब बोल रहे हैं, आपने ये नाम तो सुना होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इनके अनुसार जो आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये भी हो गया क्लियर। फिर उसके बाद में है डॉक्टर गंगानाथ झा। कौन है? डॉक्टर गंगानाथ झा। डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि देश ब्रह्मश्री देश भारत था। अब डॉक्टर गंगानाथ झा बोल रहे हैं कि जो आर्यों का जो देश था वो भारत था, यानी कि आर्यों की जो उपज थी वो हमारे भारत से हुई है। उसके बाद में ये क्लियर हो गया आपका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बतों को आर्यों का आदि देश माना है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि तिब्बत जो थे वो हमारे आर्यों का आदि देश था। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखो, मैं इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार आर्य का देश भारत, आर्यों की उपज का या फिर आर्यों का मूल निवास स्थान भारत बताया गया है। तो डॉक्टर गंगानाथ झा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना। इसमें मैक्स मुलर ऑप्शन आ सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती आ सकता है, लेकिन इसका उत्तर हमारा है डॉक्टर गंगानाथ झा। ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास ये भी प्रश्न आ सकता है कि सर विलियम जोन्स ने यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो कब किया था? 1786 ईस्वी में। कब किया था? 1786 ईस्वी में। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईस्वी पूर्व कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व। अब वैदिक काल के दो भाग माने गए हैं। वैदिक काल के कितने भाग माने गए हैं? दो। एक तो है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना। अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्या है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। अब वैदिक सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत समाज जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। कैसा होता था? पितृसत्तात्मक। यानी कि जो समाज के अंतर्गत जो परिवार होते थे उनके अंतर्गत जिनकी मतलब कहते हैं ना कि जिसकी चलती है वो कौन थे? हमारे समाज के पितृसत्तात्मक होती थी। यानी कि समाज के अंतर्गत जो परिवार होते थे उनके मुखिया कौन होते थे? पिता। कौन होते थे? पिता। लेकिन
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का सम्माननीय स्थान प्राप्त था। और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत क्या था, महिलाओं को पढ़ने का पूरा अधिकार था, क्योंकि इसी के अनुसार हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि उस समय की जो विदुषी महिलाएं थी अपाला और घोषा, इनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पढ़ने का पूरा अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी, यानी कि उस समय भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक ठाक थी, क्योंकि उस समय भी हमें विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएं देखने को मिलती हैं। परिवार, अब मैं आपको पढ़ाऊँगी, देखो कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो परिवार, ये पूरा मैंने एक सारणी, ये मैंने पूरा लिख दिया है और ये नीचे मैं सारणी के अनुसार भी समझा दूंगी कि सबसे पहले परिवार को कुल कहा जाता था। परिवार को क्या कहा जाता था, कुल। और परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलूप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलूप। और संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। उस समय सब संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे और सभी रहते भी थे। ग्राम का जो प्रधान होता था, यानी कि गांव का जो प्रधान होता था वो ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामणी। और अनेक गांवों को मिलकर एक विश्व का निर्माण होता था, यानी कि अनेक गांवों को मिलाकर, एक नहीं 2 3 4 5 अनेक गांवों को मिलाकर जो निर्माण होता था वो किसका होता था, विश्व का, ठीक है ना। और विश्व का सर्वोच्च अधिकारी विश्वपति कहलाता था, यानी कि विश्व का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, विश्वपति। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये मैं आगे सारणी बताऊंगी, उसमें समझ में आ जाएगा। अनेक विषयों को मिलाकर जो बनता था वो होता था जन का निर्माण। क्या होता था, जन। अनेक विषयों को मिलाकर क्या बनता था, जन। और जन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, रक्षक कह सकते हैं, गौपति कह सकते हैं, या राजन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें जो नीचे मैंने डायग्राम बनाया है उसके अनुसार मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि परिवार का जो परिवार को हम कुल भी कहते थे, और कुल का जो मुखिया होता था वो कुलूप कहलाता था। क्या कहलाता था, कुलूप। उसके बाद में गांव होता था, गांव का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, गांव का मुखिया या गांव का प्रधान बोल सकते हैं, वो कहलाता था ग्रामणी। क्या कहलाता था, ग्रामणी। और अनेक गांवों, 1 2 3 या अनेक गांवों, मतलब एक से बढ़ के ग्राम जो होते थे, गांव जो होते थे वो सब मिलके क्या कहलाते थे, विश्व। क्या कहलाते थे, विश्व। और विश्व का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, विश्व का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था विश्वपति, विश्वपति, ठीक है ना। उसके बाद में अनेक विषयों को मिलाकर जो बनता था वो क्या कहलाता था, जन। क्या कहलाता था, अनेक गांवों को मिलाकर विश्व बनता था, और अनेक विषयों को मिलाकर क्या बनता था, जन। और जन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, रक्षक, गौपति या राजन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में शिक्षा। वैदिक युग में शिक्षा श्रुति कंठस्थ प्रणाली पर आधारित था, और ऋग्वैदिक काल में आर्य कबीलों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते रहते थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते रहते थे। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है कि वह स्थायी रूप से रहने लगे थे। और ऋग्वैदिक काल जनपदों, ये 3 है कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जन और जनपदों के अंतर्गत इसने क्या मतलब भाग बताए हैं वो देखेंगे। मगध, चैदी, पांचाल, अंग, कुरु, काशी, कौशल, विद्रोह, मत्स्य, ये इनके सब अंग हैं। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, गणतंत्रात्मक थी, वंशानुगत राजतंत्रात्मक थी, ठीक है ना। और राजा जिन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था उन्हें रत्निन कहते थे। क्या कहते थे, रत्निनी कहा जाता था। और किसको कहा जाता, राजा जिन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था, मंत्रियों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, मंत्रियों को क्या कहा जाता था, रत्निन, ठीक है ना। आर्यों का प्रमुख जो धंधा था वो था कृषि, पशुपालन करना। जो आर्य थे वो अपना भरण पोषण कैसे करते थे, कृषि करके और पशुपालन करके। इसके बाद में है आर्य लोहे से परिचित थे, मतलब
जो पौराणिक जो है पुराने जो मतलब पुरानी जो जानकारी मिलती है उसके अंतर्गत ये भी पता चला है कि जो आर्य थे वो लोहे से परिचित थे, क्योंकि उनके पास में जो कृषि के औजार थे वो लोहे व लकड़ी के बने हुए होते थे। ऐसे हमें अभी जानकारी मतलब मिलती है। इतिहास को हम देखने जाए तो उसके अंतर्गत हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो आर्य थे वो लोहे से परिचित थे और कृषि के औजार जो उनके थे वो लोहे व लकड़ी के बने हुए थे। लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता था। उस समय लोहे को क्या कहते थे? कृष्ण अयस, ठीक है ना। व्यापारी को पणी कहा जाता था और जो व्यापारी होते थे उनको पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपके प्रश्न आएंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते जुलते आंसर ही है। इसका माध्यम वस्तु विनिमय था। ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी। अब ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत पता चल रहा है कि आश्रम व्यवस्था नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर बाद में मैं आपको कल पढ़ाऊँगी आश्रम, कि आश्रम के कितने खंड होते हैं और आश्रम के अंतर्गत हर आश्रम की अपनी एक वैल्यू होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना टॉपिक हम ख़त्म करते हैं।